In this video we will discuss about Rutherford's model of an atom. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु संरचना मॉडल की। रदरफोर्ड का जो परमाणु संरचना मॉडल था वो थॉमसन के परमाणु मॉडल की असफलता के बाद आया। इस मॉडल के अंदर उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया। फास्ट मूविंग जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एक्चुअल में हीलियम न्यूक्लियस था जिसके ऊपर 2+ चार्ज था, और इसके लिए उसने गोल्ड फॉइल का सिलेक्शन किया क्योंकि उसको एक थिन लेयर चाहिए थी जो कि गोल्ड से ही पॉसिबल थी। और ये जो गोल्ड फॉइल थी वो लगभग 1000 एटम्स जो थी वो थिक थी, मतलब उसकी जो मोटाई थी वो 1000 एटम्स की थी। अल्फा पार्टिकल जो थे वो हीलियम आयंस थे और उसका मास होता है 4 म्यू। और दूसरा रीजन था कि अल्फा पार्टिकल को लेने के पीछे कि उनकी एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। It was expected that alpha particle would be deflected by the subatomic particle in the gold atoms. ये माना गया था कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्टेड होंगे, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे जब वो गोल्ड के एटम से टकराएंगे जो कि जिसमें कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हेवियर देन द प्रोटॉन्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो प्रोटॉन से काफ़ी ज़्यादा हेवी थे। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, तो उसको उम्मीद थी कि ज़्यादा डिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा। ये उसका एक पिक्चर है कि किस तरीके से डिफ्लेक्शन नज़र आया। जैसे आप देख रहे हो कि ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो यहाँ आकर के अपनी डायरेक्शन को चेंज कर गया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे निकल गए। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो ये सीधे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स थे, और बहुत कम ऐसे थे जो टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में आए। तो इन सब चीज़ों को देख करके रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। ये कंडीशन है, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं, गोल्ड एटम्स हैं, टकराने के बाद काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे निकल रहे हैं, जबकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, और बहुत ही कम ऐसे हैं जो वापस जिस डायरेक्शन में आ रहे थे उसी डायरेक्शन में चले गए। तो उसका जो ऑब्जर्वेशन थे वो कुछ इस तरीके से थे कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल। काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे के सीधे गोल्ड फॉइल में से निकल गए। Some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles. कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जिन्होंने अपनी डायरेक्शन को थोड़े सी चेंज की, और 12,000 पार्टिकल्स में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो टकरा करके वापस उसी डायरेक्शन में आ गया। तो इनके बेसिस पर रदरफोर्ड ने जो अपनी थ्योरी दी वो कुछ इस तरीके से थी कि काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे के सीधे निकल गए, इसका मतलब एटम के अंदर काफ़ी सारा जो पार्ट है वो जो है वो खाली है। दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिन्होंने अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज किया, इसका मतलब ये हुआ कि जिस एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से, मतलब परमाणु के अंदर जो दूसरा पार्ट है उसे टकराए, इसका मतलब उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। और कुछ ऐसे सबसे कम अल्फा पार्टिकल्स जो कि वापस उसी डायरेक्शन में आए, इसका मतलब एटम के अंदर कोई ऐसी चीज़, हार्ड चीज़ है जिसमें से अल्फा पार्टिकल नहीं निकल सकता है। Most alpha particles are undeflected, a few alpha particles were slightly deflected, and a few alpha particles bounced back in the nucleus. तो इन सब चीज़ों के बाद उसने ये अनुमान लगाया कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और उसी के अंदर उस एटम का मास जो है वो रहता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, और न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो एटम की साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। ये पूरा अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट था। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से उसको ऑब्जर्वेशन मिला। ड्रॉबैक ये था कि रदरफोर्ड जो थे वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसका रीज़न था कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेगुलर किसी सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है तो वो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो एटम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। इस चीज़ को रदरफोर्ड जो थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी।